हेलो एवरीवन। जैसे हमारी लाइफ के कंसेप्ट समझ में आते नहीं हैं, वैसे ही क्लास 11th की केमिस्ट्री में ये एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, ये टॉपिक तो भाई समझ में ही नहीं आता कि ये टॉपिक है क्या। अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स भी लिमिटिंग रिएजेंट के रिगार्डिंग क्लियर नहीं है और तुमसे भी लिमिटिंग रिएजेंट के जो क्वेश्चंस होते जो न्यूमेरिकल हैं सॉल्व नहीं होते, तो इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसे हम क्वेश्चन के अंदर कैसे फाइंड करते हैं और उस पे जो न्यूमेरिकल्स है ना भैया उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो सच में लंबी होने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चों को छोटी वीडियोस देखने की आदत है, प्लीज़ ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। जो बच्चा सच में अपने नंबर्स गेन करना चाहता है, जो बच्चा सच में ये कंसेप्ट को समझना चाहता है, तो सिर्फ वही ये वीडियो देखे। और हाँ, जब ये पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद तुम प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना कि क्या तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो क्या होता है भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट? ठीक है, तो इसे मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाती हूँ। मान लो कि मैंने तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा दे रखा है, ठीक है, और तुमसे मैंने बोला कि इस लकड़ी के टुकड़े को ना जला दो, इस लकड़ी के टुकड़े को क्या कर दो, जला दो। ठीक है, तो तुम बोलोगे भाई ठीक है, कॉमन सी चीज़ है, जला देंगे। अब मैंने तुमसे बोला कि जब तुमने लकड़ी को जलाया है ना, तो लकड़ी जो जली है वो किसके प्रेजेंस में जली है, यानी कि लकड़ी को जलाने के लिए तुम्हारे पास क्या ज़रूरत पड़ी। तुमने बोला कुछ नहीं भैया, माचिस लेकर आए। ठीक है, उससे हमने जलाया इसको थोड़ा सा। अगर जब नहीं जल रहा था लकड़ी तो हमने इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया हल्का सा, या डीजल डाल दिया हल्का सा, या फिर केरोसिन डाल दिया। ठीक है, और कुछ भी जुगाड़ लगा सकते थे लकड़ी को जलाने के लिए। बट मैंने बोला नहीं, उसके अलावा बताओ ना, उसके अलावा और क्या लगता है लकड़ी को जलने के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि जो लकड़ी है या कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है ना। लकड़ी हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, अगर तुम उसको जला रहे हो तो किसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो यानी कि इस रिएक्शन में जहाँ पे तुम्हें प्लस और एरो का साइन दिख रहा है, इस रिएक्शन में हमारे पास ये दो चीज़ें क्या हैं, ये दो चीज़ें हो गई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो लकड़ी और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करी, लकड़ी में लग गई आग, और इससे क्या बना, इससे बना मेरा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, राख। तो लकड़ी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलकर राख प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लकड़ी तुम्हें कहाँ से मिली, वो तो मैंने प्रोवाइड करी थी, है ना। और ऑक्सीजन तुम्हें कहाँ से मिला, वो तो तुम्हें इन्वायरमेंट से मिला ना। और ये सभी को पता है कि जब लकड़ी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है भाई, राख प्रोड्यूस करती है ना। ये तो कॉमन चीज़ है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, सभी को पता है। ठीक है, अब मैंने तुमसे ये बोला कि ठीक है तुमने राख बना दिया, तो ये जो राख तुमने बनाया है वो कितना बनाया है, क्या मतलब हुआ, यानी कि जो राख तुमने प्रोड्यूस कर रखा है यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाकर, वो उसका अमाउंट बताओ मुझे। समझ में आ रही बात? तो मैंने तुमसे क्या बोला, दोबारा समझा रही हूँ। मैंने तुमसे बोला कि राख कितना मिला, कितना प्रोड्यूस हुआ तुम्हें, तो इसके बारे में बताओ। तो तुम कहोगे कि भाई जो राख मुझे मिला है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में जल्दी कौन सा चीज़ खत्म हो गया। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर तुमने एक लकड़ी यूज़ करी है और ऑक्सीजन यूज़ कर रखा है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। लकड़ी मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, ऑक्सीजन तुम्हें इन्वायरमेंट से मिला है, तो ये दोनों जब तक रिएक्ट करते रहेंगे तब तक तुम्हें राख मिलता रहेगा। और राख का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, राख का अमाउंट जो तुम्हें मिल रहा है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इन दोनों में से जल्दी कौन खत्म हो गया। दोबारा समझा रही हूँ, राख कितना मिलेगा, राख कितना प्रोड्यूस हुआ, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन जल्दी खत्म हो गया। तो एक चीज़ बताओ, लकड़ी तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड करी थी ना, कितनी करी है। तुम बोलोगे अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे 3 डायग्राम, तो मान लो कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हें 3 लकड़ियाँ प्रोवाइड करी थी। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिला तुम्हें, वो तो तुम्हें इन्वायरमेंट से मिला है ना। तो जब इन्वायरमेंट से तुम्हें ऑक्सीजन मिला है तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला है। लकड़ी एक टाइम के बाद जलकर पूरी तरीके से राख में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो राख है जो तुम्हें मिल रहा है वो एक्चुअल में वो किस पर डिपेंड है, वो डिपेंड है कि लकड़ी तुम्हारे पास कितनी अवेलेबल थी। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि राख मुझे उतना मिलेगा, या इस रिएक्शन के अंदर राख उतना प्रोड्यूस होगा जितना क्वेश्चन में, या जितना रिएक्शन के अंदर जो लकड़ी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों में से जो पूरा ख़त्म हो जाएगा वो मुझे बताएगा कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। अगर किसी भी रिएक्शन में तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन रहा है और उसका अगर तुम्हें अमाउंट निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ये दो रिएक्टेंट जो तुमने मिला रखे हैं उसमें से जल्दी कौन ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर लकड़ी जो है वो डिसाइड करेगा, या लकड़ी का जो अमाउंट है वो डिसाइड कर रहा है जो हमने यहाँ पे राख बनाई है वो कितना हमें मिल रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों
जिसमें दोनों रिएक्टेंट बराबर अमाउंट में नहीं दिए जाते, एक रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है और एक रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है। ठीक है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में राख किस पर निर्भर कर रहा है, राख कितनी बनेगी, जितना हमारे पास लकड़ी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इतना दिमाग लगता है कि लकड़ी हमारे पास इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी जितनी हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, राइट। तो अगर लकड़ी का अमाउंट हमें डिसाइड करवा रहा है कि उतना अमाउंट में राख बनेगा, तो यही जो लकड़ी है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से वो रिएक्टेंट होता है जिसका अमाउंट डिसाइड करता है कि राख कितना बनेगा, क्योंकि जितना अमाउंट उसका अवेलेबल है उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जितनी लकड़ी मेरे पास अवेलेबल है इस रिएक्शन के हिसाब से उतना ही मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर राख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो अभी भी प्रेजेंट है, लकड़ी जितनी थी उतनी की उतनी पूरी की पूरी जल गई और राख में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी बाकी जो ऑक्सीजन है वो बची हुई है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोल देते हैं इसको, एक्सेस रिएजेंट। तो जो चीज़ हमें ये बना के दे रहा है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, तो जो चीज़ हमें ये डिसाइड करने पे मजबूर कर रहा है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, उस रिएक्टेंट को, उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देते हैं। और जो उसके साथ लिखा हुआ, जो उसके साथ बचा हुआ बाकी का रिएक्टेंट या रिएजेंट हो गया, उसको हम एक्सेस रिएजेंट कह देते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये वो क्वांटिटी है रिएक्टेंट के अंदर जो डिसाइड करता है हमारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इतना क्लियर? तो आई होप यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये सीखेंगे कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। तो पहले हमने सीखा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अब हम सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करवाने के लिए कि हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, तो इसके लिए मैंने टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों क्वेश्चन को देखेंगे और चारों क्वेश्चन में हर एक चीज़ अलग पूछी गई है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इसको आगे ले आती हूँ। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। ठीक है, दोबारा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब है कि मुझे क्वेश्चन में डाई नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक है, डाई हाइड्रोजन दे रखा है और मुझे अमोनिया शब्द दे रखा है। अब उसने बोला है कि मुझे मास निकालना है किसका, अमोनिया का। तो मास अमोनिया का मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे डैश खाली जगह छोड़िए, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है अमोनिया का प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रखा है, इसका मतलब इन दोनों को अगर तुमने रिएक्ट करवाया है तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रखा है। ये है क्वेश्चन की लाइन। अगर बोला है 2 × 10³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, अगर ये डाई नाइट्रोजन मतलब N2, तो N2 का मास जो कि क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, अगर ये रिएक्ट करता है इतना ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन के साथ, तो यानी कि N2 और H2 जिनके मासेस मुझे क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो मुझे कितना मास अमोनिया का प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले पहचानेंगे कैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि जो 2 रिएक्टेंट है उसमें से क्या एक रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है या दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, दोनों का इस क्वेश्चन में मास गिवन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में दोनों का मास गिवन हो। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों मास गिवन कर रखे हैं, राइट। तो किसी एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मास हो, यहाँ पे वॉल्यूम हो, या फिर यहाँ पे वॉल्यूम हो, यहाँ पे मास हो, या यहाँ वॉल्यूम हो, यहाँ मोल हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज बन जाएगी। अभी मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन इसमें उठाया है कि जहाँ पे मैंने दोनों मासेस ले रखे हैं। तो मास मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मास भी मुझे क्वेश्चन में दिया है, और इसका मास मुझे क्वेश्चन में कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछा हुआ है। तो अभी हम ये नहीं सॉल्व करें कि हम इसको कैसे निकालेंगे, अभी हम ये सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में से कौन बनेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों में से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है कौन। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 स्टेप्स हैं। LR का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास कितने स्टेप्स हैं भैया, 3 स्टेप्स हैं, और 3 स्टेप्स को तुम क्या करोगे, सीरियल वाइज ही इनको परफॉर्म करोगे, इनको क्वेश्चन में लगाओगे। ठीक है, ये नहीं कि कोई सा भी अपने मन से पहले लगा दिया, ये सेकंड पहले लगा दिया फिर फर्स्ट लगा देंगे, ऐसे नहीं करना। सबसे पहला स्टेप क्या है, तुमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या है, अभी समझाऊंगी। सबसे पहला क्या स्टेप है, मोल कैलकुलेट करोगे।
दूसरा तुम क्या करोगे, स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स कैलकुलेट करोगे। अब ये क्या होता है इसको थोड़ी देर में देखेंगे। और तीसरा तुम्हें रेशो लेना है, किसका रेशो, पहले वाले का, ऊपर 1 लिखा है नीचे 2 लिखा है ना, तो पहले वाला यानी कि ये इसके मोल्स डिवाइड बाय दिस मोल। तो तुम्हें इस तरीके से क्या करना है, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एक एक करके सीखते हैं। तो लिमिटिंग रीजन फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, तुम्हें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, मैंने रिएक्शन बनाई है। किसकी रिएक्शन बनाई, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ये है ना, तो इसकी मैंने रिएक्शन बनाई। जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने एज इट इज लिखा, उसने डाई नाइट्रोजन बोला मैंने लिखा, डाई हाइड्रोजन बोला वो भी लिखा। इन्होंने बोला कि यहाँ पे रिएक्शन हो रखी है इनके बीच में, मैंने प्लस का साइन लगाया और बोला है कि अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है तो उसका मास कितना होगा, तो ये मैंने क्वेश्चन में लिखा। और क्या क्या उनके बारे में गिवन है ये भी क्वेश्चन में पहले से प्रोवाइड किया था, तो मैंने उसको अलग से इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन मैंने बनाई है, जो ये ऊपर केमिकल रिएक्शन मैंने बनाई है, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखी है ऊपर, और यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट बैलेंसिंग, यानी कि पहले मैं इस रिएक्शन को बिना बैलेंस करके लिखूंगी, तभी मैं पहला स्टेप कर पाऊंगी। पहला स्टेप क्या है, मोल्स को कैलकुलेट करना। देखो, और पहला स्टेप क्या है, मोल्स को कैलकुलेट करना। तो अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, विदाउट बैलेंस करके ये पूरी रिएक्शन लिखनी है। अब मोल्स को कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, तो हमने मोल्स के फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं। ठीक है, और मोल्स के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ये, ठीक है, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस उठाए उस हिसाब से मैंने 3 फॉर्मूले ले रखे हैं। पहला फॉर्मूला मोल का है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला मोल का है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर, और अवोगैड्रो नंबर ये होता है, यहाँ पर बुक में 2 होता है, लेकिन ये वाला नंबर 2 3 वाला नंबर, और ये 2 3 नंबर याद हो सके आसानी से, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 2 ना लेकर 2 3 लिया हुआ है। और तीसरा मैंने मोल का जो फॉर्मूला लिया है वो वॉल्यूम वाला लिया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने लिखा है यहाँ पे 22.4 लीटर और 22.7 लीटर। हमारी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर 22.4 लीटर है, लेकिन हमारी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर 22.7 लीटर है। तो अभी मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ उसमें अगर मैंने वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाया है तो मैं 22.7 लीटर रखूंगी। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या दिया था, इस क्वेश्चन के हिसाब से भैया, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे यहाँ पे मास दिया है N2 का, और मुझे H2 का भी क्या दिया है, मास दिया है। तो मैं इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी पहला वाला। क्यों, क्योंकि उसमें मुझे वेट गिवन कर रखा है, तो मैं ये पहला फॉर्मूला लगाऊंगी इसके अंदर। तो मैंने यही तो लगा रखा है यहाँ पर, देखो, तो मैंने मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने लगाया गिवन वेट अपॉन मोलर मास। किसके लिए कर रहे हैं, N2 और H2 के लिए। हमने NH3 के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इन दोनों में से, उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और सुनो, अगर जब तुमने रिएक्शन पहले ही बना दी थी और जब तुमने रिएक्शन बनाई तो तुमने यहाँ पर क्या देखा कि जो N2 का मास है क्वेश्चन में गिवन है, H2 का मास भी क्वेश्चन में गिवन है, और H2 का मास कितना दे रखा है, 10⁻³ ग्राम, और ये कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ से तो साफ देख के लग रहा है कि ये जो है ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, है ना। बट ऐसे नहीं होता, हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है कि जो गिवन कर रखा है उसके बेसिस पे तुमने बता दिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये लिखा है ना, ये लिखा तो है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होने चाहिए, हमारे पास 3 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तब हम लिमिटिंग रीजन के बारे में बता सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें मैंने बताया गिवन वेट अपॉन मोलर मास लगाएंगे। इस N2 का वेट मुझे क्वेश्चन में 2 × 10⁻³ गिवन था, इस H2 का वेट मुझे क्वेश्चन में 1 × 10⁻³ गिवन था। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। वैसे ही एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 × 1। ठीक है, जब इस पूरी क्वांटिटी को तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारे पास आंसर ये आ रहा है। जब इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तुम्हारे पास ये आंसर आ रहा है। ये जो तुमने 2 आंसर्स निकाले हैं ये क्या है, ये है कैलकुलेटेड मोल। तो तुमने मोल कैलकुलेट कर रखा है, और इसके बेसिस पे तुम नहीं बता सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। क्यों, क्योंकि तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए तुम्हें तीनों स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके तुम बताओगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप कर रखा है, अब हम कौन सा स्टेप पढ़ने वाले हैं, सेकंड स्टेप, जिसमें हमें स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स फाइंड करने हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड स्टेप। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास सेकंड स्टेप, जिसमें हमें क्या फाइंड करने होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक मोल। अब ये स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है इसको भी समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा, रिएक्शन लिखी और उसको बैलेंस कर दिया, जबकि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा था, रिएक्शन बैलेंस नहीं करी थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस। अगर तुम फर्स्ट वाली रिएक्शन को देखो, यहाँ पर N कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और इस साइड नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दिया, है ना। जब जैसे ही यहाँ पे 2 लगा तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, इस साइड 6 हो चुके हैं, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 ही है ना, तो इसके आगे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो बैलेंसिंग आई होप आती होगी।
ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमने विदाउट बैलेंस किया और जैसे ही हम सेकंड स्टेप पढ़े तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन को। तो जब हमने रिएक्शन बैलेंस करी उसके बाद हमने क्या फाइंड करा, उसका स्टोइशियोमेट्रिक मोल। अब स्टोइशियोमेट्रिक मोल क्या होते हैं, जो तुमने ये रिएक्शन बैलेंस करी है ना, इसके आगे जो तुमने नंबर्स लिखे हैं 1, 3, 2, यही तुम्हारे क्या होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो तुम आगे नंबर्स लिख रहे हो ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स होते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं ना, तो इन दोनों को ही तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि मुझे इन दोनों में से फाइंड करना है ना कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स कैलकुलेट कर रही हूँ। N2 के कितने स्टोइशियोमेट्रिक है क्वेश्चन के हिसाब से 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है। और H2 के कितने स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, मैंने मोल्स कैलकुलेट कर दिए, मैंने स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स भी फाइंड कर दिए। अब मैं क्या करूँगी, थर्ड स्टेप में इन दोनों का रेशियो करूँगी। तो ये रहा हमारे पास कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रेशियो लिया है। किसका रेशियो लिया है, कैलकुलेटेड मोल्स, जो मोल्स हमने कैलकुलेट करे थे, और डिवाइड में क्या, स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स, जो मैंने यहाँ लिखा था 1/2। तो ये 1 क्या है, कैलकुलेटेड मोल्स, और जो 2 वाला है वो क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स। तो इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। अगर N2 का तुम्हें याद हो ये क्या है, ये है कैलकुलेटेड मोल्स, कितने हैं 0.071, और H2 का कितना है 0.5, बाकी तो पावर में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है 0.071 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.5। ठीक है। ये हो गए इनके क्या कैलकुलेटेड मोल्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि N2 के हमने स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स कितने निकाले थे 1, और H2 के हमने स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स कितने निकाले थे 3, तो हमने इसको क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया है ना। तो हमने क्या करा, हमने कैलकुलेटेड मोल्स जो निकाले थे पीछे उनको ऊपर रखा और जो स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स निकाले थे उनको नीचे रखा। इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करा और इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करा, तो मेरे पास लास्ट में ये आंसर बचा। तो मैंने तुमको क्या बताया कि अगर मुझे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले मुझे मोल कैलकुलेट करना है, फिर मुझे स्टोइशियोमेट्रिक मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर मुझे उनका रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैंने जब ये सारे स्टेप लगा दिए तो उसके बाद जब मैंने रेशियो निकाला मोल का, तो N2 का जो मोल का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 0.071, पावर कुछ बच रही है, और H2 का भी मोल का रेशियो आ रहा है 0.166 और पावर कुछ बच रही है। तो अब इन दोनों में से तुम मुझे बताओ किसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या है 0.07 और यहाँ क्या है 0.1। तो इन दोनों में से N2 जो बनेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू आ रही है कम, और जो H2 है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, ज़्यादा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब हमने तीनों स्टेप लगाए, पहले मैंने मोल कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद मैंने स्टोइशियोमेट्रिक मोल निकाला, फिर मैंने उनका रेशियो निकाला, और इस पूरे से जो मैंने आंसर निकाला था तो मैंने दोनों का आंसर क्या करा, चेक करा। तो मैंने जब उन दोनों को चेक किया तो मैंने देखा N2 के जो मोल का रेशियो आ रहा है उनकी वैल्यू आ रही है कम, और H2 के मोल का रेशियो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब अब जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट मुझे क्या प्रोवाइड करके देगा, मुझे अमोनिया का अमाउंट प्रोवाइड करके देगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सेकंड में हमने क्या सीखा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, 3 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो मुझे कितना अमाउंट अमोनिया का प्रोवाइड करके देगा। ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मास ऑफ अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे। तो 1 मोल ऑफ N2 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल ऑफ H2 के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ NH3। और इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, N2 था ना। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो N2 है जिसका मुझे मास गिवन है वो डिसाइड करेगा कितना अमाउंट हमारा किसका बनेगा, अमोनिया का बनेगा। ठीक है। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में मास ऑफ अमोनिया फाइंड करना है ना। तो इसका भी मास गिवन था और यहाँ पर भी क्या पूछा है, मास पूछा है। तो ये हो गया मास मास रिलेशनशिप। ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करना है हमें, तो अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ना उसका क्या गिवन है, मास गिवन है ना। ठीक है। मैंने तुम्हें मोल के कितने फॉर्मूले बताए, तुमको मैंने 3 फॉर्मूले बताए, राइट। तो हमारे पास मोल के क्या है, ये 3 फॉर्मूले हैं। होने के लिए तो इससे ज़्यादा फॉर्मूलेज है, बट मैंने तुम्हें क्या बताया कि मैंने 4 क्वेश्चन लिए और वो चारों क्वेश्चन इन 3 टाइप पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले ही लिखे हैं मोल्स के। अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में मास दिया होगा तो तुम्हें मोलर मास से स्टार्ट करना है। अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स पूछा होगा क्वेश्चन में, तो तुम्हें नीचे अवोगैड्रो नंबर से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम निकालो तो तुम यहाँ से यानी कि 22.7 लीटर से स्टार्ट करोगे।
दोबारा बता रही हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में वेट गिवन है या मास गिवन है तो तुम मोलर मास से स्टार्ट करोगे। तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल, एटम्स या आयंस गिवन है तो तुम एवोगैड्रो नंबर से स्टार्ट करोगे। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो तुम किससे स्टार्ट करोगे, 22.7 लीटर से स्टार्ट करोगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। जैसे मैं इसको क्वेश्चन में लगा के बताती हूँ। इस क्वेश्चन में N2 का मुझे क्या गिवन था, मास गिवन था ना, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने मोलर मास से स्टार्ट किया। और NH3 का भी मुझे क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है ना, इसलिए मैं इसका कहाँ से स्टार्ट करी हूँ, मोलर मास से स्टार्ट करी हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में N2 का मुझे वॉल्यूम दिया होता तो मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है 22.7, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम से स्टार्ट करती, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में मुझे अमोनिया का मास ना पूछकर मुझे उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा होता तो मैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करती, यानी कि 6.023 से क्या करती, क्वेश्चन को सॉल्व करती। इस वाले क्वेश्चन में मुझे मास गिवन कर रखा था और मुझसे मास पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मोलर मास से स्टार्ट किया और वही सेम मैंने यहाँ पर भी किससे स्टार्ट किया, मोलर मास से। ये जो साइड है मैं यहाँ पर सब N2 के बारे में यानी कि नाइट्रोजन के बारे में लिखूंगी, और यहाँ पे जो भी साइड है यहाँ पे मैंने किसके बारे में लिखा है, अमोनिया के बारे में लिखा है। तो हमें इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन हमने बनाई थी, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा ना, तो 1 मोल N2 मुझे 2 मोल ऑफ NH3 प्रोवाइड करके दे रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ N2 कितना प्रोवाइड कर रहा है, 2 मोल ऑफ NH3 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके मुझे मोल गिवन है, तो मैंने क्या करा, इसको मोलर मास के टर्म्स में निकाला। क्या करा, मोलर मास के टर्म्स में निकाला। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी हम मोलर मास को रखेंगे ना, यहाँ पर हम पर मोल को नहीं रखेंगे। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है ना, तो यहाँ पर से जो पर मोल है उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे N2 का मोलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है ना, तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने लिखा 2 × 14 ग्राम। ग्राम पर मोल नहीं लिखा, क्या लिखा, ग्राम, ठीक है। और मैं मोलर मास से स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पर मैं मोलर मास तक का जाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों मुझसे क्या बोले, मासेस बोले। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया होता तो मैं यहाँ पे 22.4 लीटर से स्टार्ट करती और मैं यहाँ पर भी 22.4 लीटर तक का जाती। अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होते और यहाँ पे मास पूछा होता तो मैं इधर नंबर ऑफ पार्टिकल से स्टार्ट करती, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से। इस वाली साइड पे मैं क्या करती, मास अगर पूछा है तो मैं यहाँ पे मोलर मास से स्टार्ट करती, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मास गिवन था, यहाँ पे मास पूछा था, तो मैंने मोलर मास से दोनों का स्टार्ट किया हुआ है। मोलर मास में तुम्हें याद रखना है कि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, लेकिन हमें पर मोल यहाँ पे नहीं लगाना है। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, ठीक है, 2 इसमें चिपके हुए हैं नाइट्रोजन, तो 2 × 14 ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है ना NH3। तो 2 × 14 ग्राम ऑफ N2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इतने ग्राम ऑफ NH3। अब ये कहाँ से आया, सबसे पहले जो आगे 2 लिखा है उसको मैंने बाहर रख लिया, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन, ये जो NH3 है, इस पूरे का मोलर मास निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो बगल में जब हाइड्रोजन चिपका है तो वहाँ पे मैंने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि एटम स्विच हो चुका है यहाँ पर। और हाइड्रोजन कितने चिपके हैं, 3 चिपके हुए हैं, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो ये 14 + 3 हो गया, और इस पूरे को कितने बार लिया है तुमने, 2 बार, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो 2 × दिस नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मोलर मास था, और मोलर मास में मुझे क्या यूज़ नहीं करना, पर मोल यूज़ नहीं करना, तो सिर्फ ग्राम बचेगा। तो इतना ग्राम ऑफ NH3 मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है, इतना ग्राम ऑफ N2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर मैं 1 ग्राम में लेकर आऊंगी। तो मैंने बोला 1 ग्राम N2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे भेज दो, तो इसको यहाँ जब भेजोगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो इतना ग्राम ऑफ NH3 मुझे प्रोवाइड करके दे रहा है, 1 ग्राम ऑफ N2। लेकिन क्वेश्चन में मुझे कितना प्रोवाइड करा था, क्वेश्चन में मुझे 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 प्रोवाइड करा था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे रखा जो मुझे क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि यही तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस करेगा, ये जो वैल्यू है वो 1 ग्राम की है, तो इतने ग्राम की क्या हो जाएगी, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया ना उससे। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको एज इट इज लिखा, और ये कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इतना ग्राम NH3 का यहाँ पे लिखोगे कि इतना प्रोड्यूस हुआ है। तो लास्ट में हम ये लिखेंगे कि 2 × 10⁻³ ग्राम, जो कि क्वेश्चन में गिवन था किसके बारे में, N2 के बारे में, और क्या गिवन था, ये वेट था। तो इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। और हमने नाइट्रोजन से ही क्यों इसको प्रोड्यूस करवाया, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा कैसा रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा समझ में आया होगा। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे अप्लाई करते हैं, इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन से मैं इसको समझाती हूँ। ये है मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन याद है ना,
ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है और यहाँ पर क्या है, मास है, ठीक है। तो जहाँ पे मास था मैंने उसकी जगह पे वॉल्यूम रखा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। जैसे यहाँ पे जो क्वांटिटी है, जो मास है, मैंने उतना ही मास लिया है जितना मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लिया था डाई नाइट्रोजन का, और यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन का मास भी उतना ही लिया है जितना मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लिया था। तो मैंने यहाँ पे मासेस को चेंज नहीं किया है, बस मैं तुमको सिखा रही हूँ कि अगर मास गिवन हो तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं अमोनिया का। तो इसके लिए हमारी रिएक्शन क्या बनेगी कि N2 जो है वो H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। N2 का क्या गिवन है, मास, ठीक है। H2 का भी क्या गिवन है, मास, और अमोनिया का क्या पूछा है, ये मास नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो अमोनिया का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों में से फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मैंने तुमको क्या बताया, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट, दूसरा स्टेप हम स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स निकालेंगे, तीसरा हम इन दोनों मोल्स का क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो दोबारा से एक बार समझाती हूँ उसको। तो देखो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है। सबसे पहले मैंने ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी उसको वापस लिखी। फर्स्ट स्टेप में विदाउट बैलेंस मैं इस रिएक्शन को बनाऊंगी, फिर उसके बाद में मोल्स कैलकुलेट करूंगी। और मोल्स के मैंने तुमको कितने फॉर्मूले पढ़ाए, मैंने मोल्स के तुमको बताए हैं 3 फॉर्मूले जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन कर रखा है, क्वेश्चन में मुझे वेट गिवन कर रखा है, इसका भी और इसका भी, यानी कि मास गिवन कर रखा है। तो मैं पहला ही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाऊंगी। अगर इसका मुझे वॉल्यूम दिया होता तो मैं ये थर्ड वाला फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाती, और अगर मुझे इस वाले का नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होता तो मैं इस सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे लगाती, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया था, वेट गिवन था, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाया, वेट वाला ही फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो वही सेम करा जो पहले किया था। यहाँ पे N2 रखा है, यहाँ पे H2 रखा है। N2 का जो मास क्वेश्चन में गिवन कर रखा था और उसका जो मोलर मास, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। वही सेम हमने यहाँ करा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आई है कैलकुलेटेड मोल्स, और इनकी वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल है पुराने वाले की तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो इनके मासेस हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं करी है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था, स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स फाइंड करने का। तो वो भी सेम उसी तरीके से है जैसे अभी हमने फाइंड कर रखा था पहले वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस रिएक्शन को हम पूरा क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। और ये जो आगे के नंबर्स होते हैं यही क्या होते हैं, हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स N2 के आ रहे हैं 1 और H2 के आ गए 3, यहाँ पे क्वेश्चन को बैलेंस करने के बाद। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो रेशियो किसका होगा, कैलकुलेटेड मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। तो मोल का रेशियो N2 के लिए क्या आ रहा है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था और ये उसका स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, ये जो हमने कैलकुलेट किया था और ये उसका स्टोइकियोमेट्रिक, और फिर से क्या होगा, आंसर सेम होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में N2 और H2 की वैल्यूज़ क्या है, चेंज नहीं करी है। तो यहाँ से फिर से मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इन दोनों में से N2 और H2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट फिर से हो गया हमारे पास N2, और ये जो H2 है वो कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन किससे सॉल्व करूंगी, मैं N2 से सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो चुका है। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो मास की जगह पे क्या होगा, वॉल्यूम, किसका, अमोनिया का। तो अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है अमोनिया का, फिर से वही रिएक्शन करूंगी कि बैलेंस करूंगी, और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2, तो वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा सेम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, N2 जो कि मुझे जिसका मास गिवन था वो भी वैल्यू रखी, और इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे अब की बार मास की जगह पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तुमको बोला था कि हमारे पास ये 3 फॉर्मूले होते हैं, और इस बार मैंने कौन सा फॉर्मूला उठाया है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला उठाया है। इसका मुझे मास गिवन था, इसका मुझे मास गिवन है, तो मैं इसके लिए मोलर मास वाला फॉर्मूला उठाऊंगी। इसका मुझे क्या पूछा है, इसका मुझे वॉल्यूम पूछा है, तो मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। और सबकी वैल्यूज हमें नीचे वाली वैल्यूज लगानी, क्योंकि वो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है। तो अब इसको हम कैसे कर रहे हैं, ये साइड पूरा N2 के लिए लिखा हुआ है और ये साइड पूरा क्या है, NH3 के लिए लिखा हुआ है। तो N2 का मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मास गिवन था ना, N2 का मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे मास गिवन है ना। तो अगर मास गिवन है तो N2 के लिए मैं क्या लगाऊंगी, मोलर मास लगाऊंगी, और NH3 के लिए, अमोनिया के लिए मुझसे क्या बोला था, मुझसे बोला है वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो मुझसे क्या बोला है, वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम निकालो कहा, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो कैसे स्टार्ट करना है, इसका मोलर मास से स्टार्ट करेंगे और इससे क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि पर मोल को हम कट कर देंगे, उसको हम नहीं लगाएंगे। तो मोलर मास फाइंड करो किसका, N2 का। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 14 ग्राम ऑफ N2 क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर में होती है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा इतनी वैल्यू या इतना लीटर ऑफ NH3। अब ये कहाँ से आया, ठीक है। अब इसको दोबारा समझाती हूँ। तुमसे मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि N2 डिसाइड करेगा NH3 का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा,
ठीक है। मैंने तुमसे क्वेश्चन में बोला था कि अगर मुझसे वॉल्यूम पूछा है इसका तो मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, है ना, और इसका मुझे क्या गिवन है, वेट गिवन है, तो मैं इसका वेट वाला फॉर्मूला यानी कि मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो अब इसका वॉल्यूम कहाँ से स्टार्ट करूंगी, मैं 22.7 लीटर से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जैसे इसका जब मुझे मास गिवन था तो मैं किससे स्टार्ट करी थी, मोलर मास से ना, और मोलर मास मैंने इसका फाइंड करके लिखा था, मैंने सीधे इसी क्वांटिटी से थोड़ी लिखा। वैसे ही इस अमोनिया का मैं क्या करूंगी, पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगी। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रहा, मैंने बोला ये वैल्यू फिक्स होगी। तो एक अमोनिया, ठीक है, ये एक पूरा अमोनिया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.7 लीटर होगा। ठीक है, इसके आगे 2 था तो इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे हमने पहले वाले में क्या करा था, N2 का मुझे मास क्वेश्चन में गिवन करा था और अमोनिया का मास पूछा था, तो मैंने दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था, मोलर मास का। और मोलर मास तुम्हें पता है कैसे फाइंड करते हैं। अब ये जो तुमने लिखा था ना, ये किस बेसिस पे लिखा था कि हमारे पास जो एक NH3 होता है, एक NH3 है, उसका मास सिर्फ इतना आएगा 14 + 3। NH3 के मोल कितने हैं, 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैंने तुमसे बोला वॉल्यूम के लिए वैल्यू कितनी लगेगी, 22.7 लीटर, ये लगा रखा है। NH3 के आगे नंबर कितना लगा रखा है तुमने, 2 लगा रखा है ना, तो इसको यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप तुम्हें ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 ग्राम N2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वाली रिएक्शन मैंने पहले ही बना दी थी। अब हमें क्या करना है, 1 ग्राम N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे आएगी, ये जो वैल्यू इसको ऐसी फेंकेंगे और ये जो वैल्यू तुमने मोलर मास वाली निकाली थी इसको यहाँ पे डिवाइड में फेंक दो। ठीक है, N2 का मुझे 1 ग्राम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, N2 का कितना दे रखा है ग्राम, इतना ग्राम क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। जब 1 ग्राम की वैल्यू ये है तो इतने ग्राम की वैल्यू कितना लीटर NH3 प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ऊपर तुमने क्वेश्चन में लिखा था इसको तो एज इट इज लिखा और ये वाली वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। जो कैंसिल होता है कैंसिल किया, डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो ये है। इसका मतलब क्या है कि इतना ग्राम यानी कि 2 × 10⁻³ ग्राम यानी कि 2 किलो N2 कितना NH3 प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो इतना लीटर NH3 मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्योंकि क्वेश्चन में एक का मास दिया था, दूसरे का हमसे वॉल्यूम पूछा था। फिर से समझा रहे, एक का हमें मास गिवन कर रखा था, दूसरे का हमसे वॉल्यूम पूछा था। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अगर मास दिया है तो मोलर मास से स्टार्ट करोगे, वॉल्यूम पूछा है तो तुम वॉल्यूम से स्टार्ट करोगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया है और मास पूछा हुआ है तो अगर वॉल्यूम दिया है यहाँ पर तो तुम वॉल्यूम से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मास पूछा है तुमसे तो तुम मोलर मास से इसको पूरा सॉल्व करोगे। इतना क्लियर हो गया ना, और ये चीज़ समझ में आ गया होगा आई होप कि 22.7 लीटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है। नहीं आया तो एक बार फिर बता देती हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास NH3 है, यहाँ पे जो NH3 है, इसके लिए इस पूरे के लिए इसको हटा दो, इस पूरे के लिए हम क्या लगाएंगे 22.7 लीटर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि 1 मोल गैस की वैल्यू होती है भाई। तो अगर तुम इसको हटा देते हो तो 1 मोल गैस आ जाएगा ना, अमोनिया गैस होता है कि नहीं। तो 1 मोल गैस की वैल्यू कितनी होगी वॉल्यूम में, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.7 लीटर होता है। और यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, तो तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये रिलेशन समझ में आ रहा है ना, ये मोलर मास, इसका क्वेश्चन में वेट गिवन था इसलिए मोलर मास लगाया, इसका क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था इसलिए मैंने वॉल्यूम से स्टार्ट किया। और तुम्हें ये वॉल्यूम कितना रखना है, वो 22.7 लीटर रखना है। क्यों रखना है, तुम्हें क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए तुम्हें ये मोल को ध्यान में रखते हुए नीचे वाली वैल्यूज हर किसी की रखनी है और वहीं से तुम्हें स्टार्ट करना है इसको। अभी भी समझ में नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन समझाती हूँ इसी में। हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, लेकिन जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मास लिया था और क्वेश्चन सेकंड में मैंने वॉल्यूम लिया था, यहाँ पे उसकी जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिया मैंने। वही अमोनिया है, उतने ही ग्राम नाइट्रोजन है और उतने ही ग्राम क्या लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है। इसके साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं करी है ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। अगर मैं इसका फिर से एक जनरल इक्वेशन बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अमोनिया। नाइट्रोजन का मास गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन का भी मास गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, और अमोनिया का मास नहीं पूछा है। मास की जगह पे इस बार क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखवा रखा है ना, यही तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन सब कुछ होते हैं। तो अब की बार मुझे ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों में से फाइंड करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है। और आई होप यहाँ तक का तुम समझ गए होगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इनमें भी, जब मैंने मास की वैल्यू बदली नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी तुम्हारा क्या रहेगा, N2 रहेगा। और तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या है, ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना, फिर स्टोइचियोमेट्रिक मोल निकालना, फिर रेशियो निकालना। और इस हिसाब से फिर से जब तुम सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है। यही तुम्हारे पास मोल का रेशियो आएगा N2 के लिए, और यही तुम्हारे पास मोल का रेशियो आएगा H2 के लिए। और फिर से तुम्हारे पास N2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और H2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेस वाला रिएजेंट।
फिर से तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो यही वाली बनेगी, जिसमें N2 का तो यही रखेंगे मास, लेकिन NH3 का यहाँ पे मास या वॉल्यूम नहीं आएगा। अब की बार क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछा गया है। ठीक है, अब यहीं से मैं सीधे स्टार्ट कर रही हूँ इसको। तो इस बार तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम्हें N2 का यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट वाले का मास गिवन कर रखा है, और जिसके बारे में तुमसे पूछा है यानी कि अमोनिया, उसके बारे में तुमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर रखा है कुछ। अब फिर से वही सेम चीज़, मुझे N2 का देखो ना, मुझे N2 का क्या गिवन कर रखा है, मास गिवन कर रखा है ना, तो मैं N2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मोलर मास वाला। इसलिए मैंने N2 के लिए क्या लगा रखा है, मोलर मास वाला। और NH3 का मुझे क्या पूछा है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी मोल का। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो होता है, तो मैं नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये मास वाले में भी मैं मोलर मास से स्टार्ट करी, और जब मैंने वॉल्यूम वाला करा था तो मैंने 22.4 लीटर से स्टार्ट किया था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, इसमें मैं किससे स्टार्ट करूंगी, एवोगैड्रो नंबर से स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने एवोगैड्रो नंबर लिए हैं किसके लिए, अमोनिया के लिए, और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मोलर मास लिया है किसके लिए, N2 के लिए, क्योंकि N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा कितने मॉलिक्यूल्स हमारे किसके बनेंगे, NH3 के बनेंगे। तो वही सेम चीज मोलर मास में क्या लगता है, ग्राम पर मोल लगता है, लेकिन पर मोल को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से मोलर मास निकालेंगे जो कि सेम आएगा N2 का। अब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा NH3 के। अब कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए वापस से क्या आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि ये जो Na की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं ना 6.023 × 10⁻23, ये जो वैल्यू है, जो Na की वैल्यू यानी कि एवोगैड्रो वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, क्या ये 1 मोल पार्टिकल्स की वैल्यू होती है। मैंने तुमसे बोला 1 मोल में कितने पार्टिकल, तो तुम बोलोगे ना इतने ही पार्टिकल होते हैं, है कि नहीं। तो अब एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कितने मोल हैं भाई, 2 मोल है ना, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, है ना। 1 मोल अमोनिया में कितने पार्टिकल होंगे भाई, इतने तो पार्टिकल होंगे ना, 6.023 10⁻23, और 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर समझ में आया कि नहीं। तो 1 मोल अमोनिया में कितने पार्टिकल्स होंगे भाई, इतने होंगे। 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम कहोगे यहाँ पे मोल वाला लगा रखा है, यहाँ पे नहीं लगा रखा है। अरे भाई यहाँ पर देखो ना, 1 मोल N2 का कितना मोलर मास होगा, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो 2 कर दो ना। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ तो क्या ये पूरी क्वांटिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, क्योंकि मैंने 1 मोल N2 का मोलर मास रखा जो कि इतना आता है, यानी कि 28 ग्राम, है ना। और अगर मैं 2 मोल कर दूंगी तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। इसका मतलब मैं मोल के साथ रिलेशन निकाल रही हूँ ना, एक्चुअल में तो यही हुआ। अब इतना समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, तो NH3 का मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NH3 तुम्हारे पास 1 मॉलिक्यूल है ना, पूरा 1 मॉलिक्यूल है, और उसके आगे अगर 1 लगाते तो 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाता है। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 10⁻23 होती है। यहाँ पर कितने मोल मॉलिक्यूल हो गए, 2, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल तुम्हें क्या करना है भाई, तुमने रिएक्शन बैलेंस करनी है। इसका तुम्हें वेट दिया था तो इसका तुम मोलर मास फाइंड करो, अगर आगे नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करो, नहीं है तो मत करो। इसका तुमसे क्या पूछा, इसका तुमसे इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। अगर मान लो इसका मास पूछा है तो इसका तुम मोलर मास रखो, आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम्हें इसका वॉल्यूम पूछा है तो यहाँ पर 22.7 रखो और आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो अगर तुम्हें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो 6.023 10⁻23 रखो और इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ गया इतना, आगे आ जाओ फिर। तो जैसे ही हमने ये वाली इक्वेशन बना ली, उसके बाद क्या करेंगे, 1 ग्राम N2 के लिए करेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ N2 कितना मॉलिक्यूल NH3 का प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आई थी, इस ऊपर वाली वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम N2 के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मॉलिक्यूल्स किसके, NH3 के। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ ग्राम N2 दिया है ना, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, जब 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है तो इतने ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू को तुम 2 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये तुम्हें क्या देगा, ये मॉलिक्यूल देगा, किसके मॉलिक्यूल, अमोनिया के। तो ये रहे ओवरऑल आंसर, इतने मॉलिक्यूल हैं तुम्हारे पास अमोनिया के। शिफ्टिंग अगर तुम्हें पॉइंट की करनी है तो कर सकते हो, मैंने नहीं कराया यहाँ पर। तो लास्ट में हम फिर से हम क्या लिखेंगे कि इतना ग्राम N2 यानी कि 2 × 10⁻³ ग्राम N2 मुझे कितने मॉलिक्यूल NH3 के प्रोड्यूस करके दे रहा है, इतने मॉलिक्यूल NH3 के प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब समझ में आया, अभी भी नहीं आया। एक लास्ट क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स बोला गया है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स में एक चीज़ का डिफरेंस होता है जो भी समझाऊंगी। तो ये रहा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का मास वही दे रखा है और हाइड्रोजन का मास मैंने वही रखा है, चेंज नहीं करा है। लेकिन अमोनिया का इस बार क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स। फिर से वही सेम करेंगे, क्या कि हमें क्या क्या गिवन कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, उसको लिखेंगे। इसका मास गिवन है और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ एटम पूछा है अब की बार। ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो फाइंड करेंगे। और वो तुम्हें पता है कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। ये रहे तीनों के तीनों स्टेप जो तुम्हें पहले से पता है। और इसमें से भी तुम्हें पता है अभी भी आंसर क्या आने वाला है, आंसर अभी N2 आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि ना मैंने N2 का मास चेंज कर रखा है, ना मैंने H2 का मास चेक कर रखा है, चेंज कर रखा है, और इनके मोलर मास तो चेंज होंगे ही नहीं। तो अभी भी फिर आंसर क्या आएगा कि जो N2 है ये उसके मोल का रेशियो आएगा और H2 का मोल रेशियो ये आएगा, और दोनों में से वैल्यू अभी भी किसकी है, N2 की ही कम है। तो इस वाले रिएक्शन में भी जो N2 है वो डिसाइड करेगा तुम्हारे पास कितने एटम्स बनेंगे NH3 के। तो वही सेम है, इसका मुझे मास गिवन है और इसका मुझसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। ठीक है। तो अभी जो हमने किया था, अभी हमने क्या करा था, वही सेम चीज़ तुम्हें यहाँ पर भी करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, तो तुमसे यहाँ पर इसका तो मास गिवन है तो इसके लिए तो मैं मोलर मास वाला लगाऊंगी, है ना। और लेकिन जो NH3 है उसके बारे में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम पूछा है, यानी कि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि यही तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यही तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब यही होता है तो आंसर जो है वो मॉलिक्यूल वाला और जो एटम वाला वो सेम आना चाहिए था ना। मॉलिक्यूल वाला, ये रहा ना मॉलिक्यूल वाला आंसर, देखो ये रहा मॉलिक्यूल वाला आंसर और ये रहा एटम वाला आंसर, तो सेम आना चाहिए था ना। तो आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, जबकि हमने यहाँ पर भी तो 6.023 10 की पावर 23 रखा और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं 6.023 10 की पावर 23 ही रख रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहा सेम, इसको समझना है। अच्छा, यहाँ पे वही करा, इसका क्या मुझे गिवन कर रखा था, मास दिया था तो मैंने मोलर मास से स्टार्ट किया, पर मोल को नहीं लिखेंगे, ये रहा इसका मोलर मास। अब आ जाओ यहाँ पर, तुम सिर्फ एक NH3 को चेक करना, तो टोटल इस NH3 के मॉलिक्यूल में तुमको एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 एटम दिखाई दे रहे हैं ना, एक N और 3 H हो गए कि नहीं, तो 4 एटम दिख रहे हैं ना। अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पर तुमने क्या करा, यहाँ पर 2 से जो तुमने मल्टीप्लाई करा है उसके साथ साथ तुम 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये 2 से मल्टीप्लाई अगर तुम कर देते हो तो ये तुम एक पूरे मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हो, क्योंकि NH3 का एक मॉलिक्यूल है ना पूरा का पूरा, तो ये तुम एक पूरा एक मोल मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और अगर तुम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, अब तुम कहोगे यहाँ पे 8 क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई तुमने 2 पहले से लगा दिया है ना, ये 2 इसके लिए लगा दिया, एक मोल में एटम्स इतने होते हैं तुमने लगा दिया। यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं, 4 है ना, तो तुमने यहाँ पे 4 लगा दिया। समझ में आया, अभी भी नहीं आया, सिंपल देखो इसके आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। एक मोल अमोनिया में कितने पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझसे पार्टिकल पूछा है, क्या नहीं, एटम पूछा है। तो एक मोल अमोनिया में एटम्स भी कितने होंगे, इतने ही होंगे। लेकिन भैया उस एटम के नंबर से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने एटम्स है, टोटल 4 है ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी सारी प्रोसेस फिर सेम है। फिर से वही करा, 1 ग्राम N2 का निकाला जो कि ये वैल्यू है, इतना एटम्स क्या प्रोड्यूस करेगा, NH3 का प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन में इतने ग्राम N2 दिए थे, वो कितना एटम प्रोड्यूस करेगा, ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे को जब तुम सॉल्व करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास आंसर आ जाता है, जो कि चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने 4 से मल्टीप्लाई करा है, जबकि मॉलिक्यूल वाले में ये 4 नहीं था। तो तुम्हें एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये नहीं कि हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इस क्वेश्चन में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन थे, यानी कि टोटल 4 थे, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करा। किसी क्वेश्चन में अगर टोटल 5 एटम्स तुमको दिख रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इस आगे वाले नंबर से भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मत करना, इसको और इसको भी तुम साथ में जोड़ के रख रहे हो और फिर तुमने दोबारा से भी सामने वाला नंबर लिख दिया, मतलब कि तुमने यहाँ पे 8 भी रखा है और तुम यहाँ पे 2 भी रख रहे हो, तो इसको मत करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या बैठता है कि इतना, यानी कि 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 प्रोड्यूस कर रहा है 3.44 × 10⁻26 एटम ऑफ NH3। तो भाई ये है पूरा वीडियो इस लिमिटिंग रिएजेंट पर। आई होप ये तुम्हें पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मेरी बहुत ज़्यादा लगी है इस वीडियो को शूट करने में और ये सब कुछ बनाने में। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा और तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमको कैसा लगा है वीडियो। क्लास 11th केमिस्ट्री में किसी टॉपिक पे तुम्हें अगर डाउट है तो वो भी तुम कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मे बी मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। बाय बाय, थैंक यू।